वेलकम बैक टू द TDS प्रैक्टिकल कोर्स डे 4। आज हम देखने वाले जो नॉन सैलरी पेमेंट है, यानी सैलरी के अलावा अगर आप किसी को पेमेंट करते हो ना, तो उस पर TDS किस तरह डिडक्ट होता है। उसमें जो सबसे मोस्ट 4 इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, बहुत सारे दूसरे भी है बट जो ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो है 194C, 194J, 194H और 194I। और इनका कैलकुलेशन, इनके जनरल एंट्री और इंटरव्यू क्वेश्चन भी साथ में ही हम देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द 194C। 194C, यहाँ पे C का मतलब क्या होता है, जो सोच रहे वो नहीं। C का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर, यानी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू कंटेक्स्ट में कि फ्रीक्वेंटली आस्क इन AP और अकाउंट एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में पूछा जाता है। और ये ज़्यादातर कॉमनली कहाँ पे होता है, जो मैन्युफैक्चर है, लॉजिस्टिक है और सर्विस बेस्ड कंपनी होती है ना, वहाँ पे भी होता है। इवन IT कंपनी है, आप MNC में भी काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे भी अगर आप कोई इसी से कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हो ना, तो वहाँ पे ये होता है। तो आपसे क्या उम्मीद करते हैं इंटरव्यू, दूसरे लोगों की बहुत सारी उम्मीद है, बट जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन आपसे क्या उम्मीद करता है, उसको ऐसा होता है कि आपको रेट के बारे में पता हो, थोड़ा थ्रेशोल्ड के बारे में पता हो, और कंडीशन क्या है, पान की कंडीशन क्या है वो आपको पता हो। और जनरल एंट्री जनरली सबको पता ही होनी चाहिए। तो जनरल एंट्री भी हम देखेंगे, सब कुछ साथ में देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि 194C है क्या। देखिए 194C है ना, लाइक आपको ये डिसाइड नहीं करना कि ट्रांजेक्शन 194C के अंडर आएगा कि नहीं आएगा। जनरली मोटा मोटा क्या है कि अगर हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कई बार क्या होता है आप 194C को इतना डिटेल में पढ़ते हो ना कि वहाँ पे वो कंडीशन होती है, छोटे छोटे टर्म को आप पढ़ते हो, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आप कंपनी में काम कर रहे हो ना, वहाँ पे जनरली एक टैक्स डिपार्टमेंट होगा, या फिर अगर आपके वहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट नहीं भी है ना, तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये इन्वॉइस या ये पेमेंट है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है या नहीं है, क्योंकि वो इन्वॉइस का पेमेंट करने के पहले ही हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होगा। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट में ही आएगा। अचानक से उठ के कुछ नहीं आ जाएगा कि आपको डिसाइड करना है कि आपका एक्सपर्टाइज लगानी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी जनरल एंट्री क्या है, ये अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हमें पता होना चाहिए। ओके, जनरली कंपनी में हर चीज़ होती है ना, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या एग्रीमेंट के थ्रू ही होती है, और वहाँ पे लिखा ही जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। ओके, तो आपको वो पेमेंट करते वक्त आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इसका पेमेंट का सेक्शन कौन सा है और इसको कौन से रेट से काटना है, और पान है या नहीं है, जनरल एंट्री क्या होगी, वो सब कुछ ध्यान रखना है। और रिटर्न फाइल करते वक्त जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे और मंथली पेमेंट करोगे गवर्नमेंट को, तो उसमें ये कवर हो जाना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है आपको। 194C के हमने जो रेट देखे तो उसमें क्या था कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर सामने वाला पर्सन इंडिविजुअल या HUF है, ओके, आप अगर किसी इंडिविजुअल और HUF को पेमेंट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे क्या देखा जाएगा, वहाँ पे सबसे पहले हमें नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, तो ये हमें पता चल गया। अब उसके बाद 30,000 का पेमेंट अगर सिंगल कर रहे हैं, यानी एक ही साथ में 30,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं, तो उसी वक्त काट लो 1% से। ओके, इन द केस ऑफ द इंडिविजुअल और HUF। इन केस ऑफ द अदर, यानी इंडिविजुअल और HUF के अलावा है, इसके अलावा टोटल 7 टाइप के पर्सन आते हैं। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, AOP, BOI, इस तरह के 7 टाइप के इंडिविजुअल्स आते हैं। मैं आपको लिस्ट लगा दूंगा 7 टाइप ऑफ द पर्सन एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इंडिविजुअल और HUF के लिए 1% है और अदर देन उनके लिए 2% है। तो अगर आप सिंगल पेमेंट 30,000 से ज़्यादा का कर रहे हो तो आपको 1% से काट लेना है, और अगर आप 1 लाख से ज़्यादा का कर रहे हो पूरे साल में, उसी कॉन्ट्रैक्टर को उसी वक्त 1% या 2% TDS काट लेना है, इस पर सामने वाला पर्सन कौन है। तो 194C में इतना है, आपको पता होना चाहिए, लाइक रेट पता होनी चाहिए कि जैसे 1% किस में काटना है और 2% किस में काटना है। सामने वाला पर्सन की इनवॉइस पे लिखा ही हुआ होता है कि वो पर्सन है या वो इंडिविजुअल है, HUF है, क्या है। और हमने देखा ही है कि हम 4th डिजिट से पता कर सकते हो वो पर्सन P है तो इंडिविजुअल है, H है तो HUF है, इस तरीके से C है तो कंपनी है, तो हमें पता चल जाएगा उसके 5 से। ओके, तो ये चीज़ हुई है, हमारे पास स्टैंड भी होना ज़रूरी है। अब हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे XYZ कॉन्ट्रैक्टर है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 50,000 का, और ये एडवर्टाइजिंग है और अंडर कवर 194C के अंडर है। अब हम उसको कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट कर रहे हैं ना, तो उसमें हम 2%, चूंकि सामने वाला पर्सन कंपनी है, TDS 2% से 1,000 रुपीज़ हम डिडक्ट करेंगे, तो उसका नेट पेमेंट कितना होगा, 49,000। उसके एंट्री क्या होगी, हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 50,000 से बुक करेंगे।
जो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है ना 50,000 से हमें बुक करना है, क्योंकि उतना हमने एक्सपेंस किया ही हुआ है टू TDS पेएबल। अब हमने उसका TDS काट लिया, वो हमारी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को देना है, हमारे पास नहीं रखने का है, तो हमें गवर्नमेंट को देना है, तो इसके हम लायबिलिटी बुक करेंगे। और टू बैंक यानी उस पर्सन को हम पेमेंट कितना कर देंगे 49,000 का टू बैंक, यानी हमारी बैंक से पेमेंट जा रहा है उस सामने वाले पर्सन को। ओके, इस तरीके से ये जनरल एंट्री होती है और इसका कैलकुलेशन भी ये है। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि यहाँ पे आपको जनरल एंट्री पूछी जाती है 194C के अंदर रेट क्या होगा। और एक दूसरी चीज़, अगर पान नहीं है 194C में तो क्या होगा, इनकेस अगर पान नहीं है ना तो उसका 20% सीधा डिडक्ट होगा। ओके, तो पान होना चाहिए सामने वाले पर्सन के पास, तो हम क्या पान का इतना इम्पोर्टेंस है। अब सोचो कहाँ पे 1% और 2% और कहाँ पे 20%। तो ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर पान है तो कितना कटेगा और पान नहीं है तो कितना कटेगा। पान यानी वो पान नहीं, पान कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस, इसमें 2 टाइप है, जैसे हमने देखा था टेक्निकल फ़ीस होती है कई बार और नॉन टेक्निकल फ़ीस होती है। तो जैसे कि इसमें ना ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होना कि वो टेक्निकल कौन सा है और ये नॉन टेक्निकल कौन सी है, तो आपको पता ही हो जाता है जनरली आपको, यानी मैंने जैसे बोला कि एग्रीमेंट से पता चल जाएगा आपको कि वो किस तरीके से है। हमें सिर्फ यहाँ पे रेट, जनरल एंट्री और कैलकुलेशन देखना है। तो हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे इसका 194J का, तो 194J का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं कि 194J काम किस तरह करता है। तो एग्जांपल क्या है कि पेमेंट टू CA फॉर ऑडिट फ़ी, हम गुजरात में काम कर रहे हैं और वो MP में है, तो हम उनको 40,000 का पेमेंट कर रहे हैं। 194J की थ्रेशोल्ड आपको पता ही होगी कि अगर हम पूरे साल में या सिंगल पेमेंट में 30,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो हमें TDS डिडक्ट करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट प्रीवियस वाला सेशन में भी हमने चेक कर ली थी और यहाँ पे मैं बताता जाता हूँ आपको, ताकि आपको पता चलता रहे। तो 40,000 का अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर 18% GST लगेगा। मैं यूँ तो GST विथ TDS अलग से कवर करने वाला हूँ, बट यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि GST भी किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने पान प्रोवाइड करा है, ऑब्वियस है वो CA है तो उनको पता ही होगा। और इसके साथ TDS का, अब हमें TDS कैलकुलेट किस पे करना है, 40,000 प्लस GST पे करना है या फिर सिर्फ 40,000 पे TDS डिडक्ट करके फिर GST लगाना है। तो हमें ना इनवॉइस अमाउंट कितनी है 40,000 है और टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, टैक्स के साथ कितनी अमाउंट हो रही है विथ GST यानी 47,000 है। तो हमें सिर्फ है ना एक्चुअल इनवॉइस की अमाउंट है ना, इनवॉइस की अमाउंट, एक्चुअल सर्विस की अमाउंट 40,000 उसी पे लगाना है हमें TDS। तो 40,000 पे 10% का TDS हम लगा देंगे तो 4,000 आएगा। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे 40,000 प्लस 722 माइनस 4,000 यानी नेट पेमेंट कितना आ रहा है 43,200। हम उनको GST का पेमेंट ऐड करके ही देंगे। तो इनवॉइस में हमने GST भी ऐड कर दिया और हमने अपना TDS भी माइनस कर लिया। तब इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, जनरल एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, जो प्रोफेशनल फीस है ना उसकी वैल्यू तो 40,000 ही है, वो तो हम हर सेक्शन में चेंज नहीं करने वाले, जैसे सैलरी का था, कॉन्ट्रैक्टर का था, तो एक्चुअल अमाउंट 40,000 ही है। GST इनपुट IGST है क्योंकि हमने इंटरस्टेट सप्लाई किया हुआ है, हम अपने GST वाले कोर्स में वो भी देखेंगे। तो GST इनपुट IGST है तो 70 to 100 है वो हम लगाएंगे, वो डेबिट होगा। क्यों GST यहाँ पे डेबिट क्यों होगा, क्योंकि हमें ये GST की अमाउंट है ना हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, हम GST पे कर रहे हैं उस इनवॉइस पे और ये हमारी असेट है, तो असेट हमेशा डेबिट होती है और जो पर्सन को हम पे कर रहे हैं वो पर्सन उस अमाउंट को गवर्नमेंट को जमा करवा देगा 722 और उसके बाद जो अमाउंट बच रही है जो हम अपने रिटर्न में 722 क्लेम कर लेंगे, इनपुट हमारा क्लेम हो जाएगा। तो GST डेबिट हो रहा है। TDS एस पर हम जब देखे आ रहे हैं तो TDS हमारी लायबिलिटी है, तो TDS लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी और बैंक में पेमेंट कितना जाएगा 43,200। तो ये हमारा 194J यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या एक चीज़ कंसेप्ट है, मैं GST वाला अलग से लूँगा तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, GST का इसके बाद का सेशन है वहाँ पे हम GST समझेंगे कि TDS के साथ GST को किस तरह नोक ऑफ करना, एडजस्ट करना, वो सारी चीज़ें। नोक ऑफ और एडजस्ट करना यानी उसकी एंट्री किस तरह बनानी, वो सारी चीज़ें समझेंगे हम।
और दूसरा चीज़ यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विस है ना, उसमें कैसा होगा, टेक्निकल सर्विस जहाँ पे नहीं जैसे आईटी की सर्विस है वो टेक्निकल सर्विस है, हमें लगता है कि सीए के पास से जो सर्विस आ रही है ना वो प्रोफेशनल सर्विस है, और जो आईटी वाला बंदा आपको सर्विस दे रहा है वो टेक्निकल सर्विस है, तो वहाँ पे 2% है। और जो प्रोफेशनल सर्विस है, जो सीए है, लॉयर है, या फिर जो आपके पीएफ के लॉयर होते हैं, लॉयर में भी डिफरेंट टाइप के लॉयर आते हैं, तो वो सारी प्रोफेशनल सर्विस होती है, वो आपको पता होना चाहिए। और जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपको जनरल एंट्री पता होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस का थोड़ा सा नॉलेज, बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना, आप उसमें टाइम अपना वेस्ट मत करना। आपको थ्रेशोल्ड लिमिट पता होनी चाहिए 30,000 की, और जो जैसे 7 टाइप ऑफ पर्सन है वो पता होने चाहिए। और यहाँ पे आप मुझे बताना कि विथआउट पान अगर है तो कितना परसेंटेज टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके, आप कमेंट सेक्शन में बताना इसके बारे में। अब हम देखने वाले हैं सेक्शन 194I रेंट, और उसके बाद 194H, और इसके बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो 194I है, उसमें क्या है, इंटरव्यू का कंटेक्स्ट भी मैंने ऊपर दिया हुआ है आपको। तो हम पहले थ्रेशोल्ड समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है वो समझ लेते हैं। सेक्शन 194I। अब सेक्शन में कैसा है, क्या अगर कोई कंपनी किसी चीज़ को रेंट पे ले रही है तो कंपनी रेंट पे क्या ले सकती है। तो कंपनी जनरली रेंट पे लेती है कोई प्लांट या मशीनरी या इक्विपमेंट लेती है, तो वहाँ पे TDS 2% डिडक्ट होगा उसके पेमेंट पे। अब कितना पेमेंट वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। और अगर कंपनी या लैंड या बिल्डिंग या फर्नीचर या फिटिंग्स ऐसा कुछ लेती है ना, तो उस पर 10% डिडक्ट होगा। यानी आप सोचोगे कंपनी ऐसा क्यों करेगी, लाइक लैंड या बिल्डिंग तो चलो बहुत महंगी होती है, बट कुछ फर्नीचर इतने महंगे होते हैं कि उसको रेंट पे लेना ही सही होता है, क्योंकि वो टेम्परेरी बेसिस के लिए चाहिए होते हैं। और कहीं बार जो बड़ी मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो वहाँ पे जो क्रेन होते हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, उनको खरीदना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होता है, तो वहाँ पे वो कंपनी उन चीज़ों को रेंट पे ले लेती है या लीज पे ले लेती है। तो अगर उस रेंट का पेमेंट है ना 50,000 से ज़्यादा हो रहा है पर मंथ, अगर उस चीज़ का पेमेंट 50,000 से ज़्यादा हो रहा है पर मंथ, तो हम TDS डिडक्ट करेंगे। लाइक कैसे, कितना डिडक्ट करेंगे, अगर वो प्लांट या मशीनरी है तो हम 2% तक डिडक्ट करेंगे, या फिर अगर लैंड या बिल्डिंग है तो 10% डिडक्ट करेंगे। अगर पूरे साल का TDS 6 लाख से ज़्यादा हो रहा है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक बात है कि 50,000 एक मंथ का है, और बट कहीं दूसरे मंथ में 80,000 आ गया और तीसरे मंथ में 50,000 आया, इस तरीके से मिला के यानी टोटल पूरे साल का 6 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमें है ना TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, कई बार एग्रीमेंट में ही पता चल जाता है कि यानी TDS कितना होगा। एग्रीमेंट से ही आइडिया आ जाएगा आपको कि TDS कितना काटना है। मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि वो एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है, ये मशीनरी है, इक्विपमेंट है, कौन से कैटेगराइजेशन है, क्योंकि वो जो लोगों ने एग्रीमेंट बनाया है, जो लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया है कि इसको मशीनरी में डालना है, इक्विपमेंट में डालना है, या फिर लैंड या बिल्डिंग आएगा या फर्नीचर आएगा, वो लोगों ने बहुत ज़्यादा जनरली वो प्रोफेशनल होते हैं, लॉयर होते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट इस तरीके से करते हैं ताकि कभी लीगल इशू ना आए। तो सिर्फ आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है, आपको अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि मुझे इसका कितना परसेंटेज TDS काटना है और कितना, यानी पूरे साल का कितना हो रहा है। इस पर आपको बस सिंपल सी इंग्लिश पढ़ते आनी चाहिए, और वहाँ पे एक अमाउंट होगी, अमाउंट को कैलकुलेट कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा कितना TDS काटना है। तो 194I में इस तरीके से TDS काटा जाता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक मंथली ऑफिस का रेंट 30,000 है और उसका बिल्डिंग है, तो यहाँ पे मैं 30,000 इसके लिए ले रहा हूँ कि जस्ट एग्जांपल के लिए। जनरली अभी जो इसकी लिमिट चेंज होती रहती है, शायद आप ये वीडियो 2026 में देख रहे होगे, तो शायद उस वक्त जो बजट आएगा उसमें लिमिट चेंज हो जाएगी। तो मैं अभी 30,000 के बेस पे ले रहा हूँ, मगर जो कंसेप्ट है मेरा समझाना आपको, वो अकाउंटिंग एंट्री और कैलकुलेशन समझाना है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि हमने कोई बिल्डिंग ली है और 30,000 का रेंट है, और वहाँ पे हमारा TDS 10% डिडक्ट होगा, तो हम हर मंथली कितना पेमेंट करेंगे, 27,000। अब उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, अब उसकी अकाउंटिंग एंट्री ये होगी कि हमारा जो रेंट एक्सपेंस मंथली है ना, तो 30,000, हम तो रेंट हमारा 30,000 ही है, बट हम पेमेंट 27,000 कर रहे हैं, तो हम 30,000 को एज अ रेंट बुक कर लेंगे
हमारा एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। और उसके अलावा टीडीएस पेएबल, अब हमने वो 3,000 रुपये काटा, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि वो 3,000 है ना, लायबिलिटी है हमारी, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो टीडीएस पेएबल 3,000 आया है। अब और जो बचा वो हमने 30,000 में से 3,000 काट लिया। अब हमने जिसके पास से रेंट में चीज़ ली थी उसका पेमेंट करने का है, तो टू बैंक 27,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक अकाउंटिंग एंट्री होती है। और हमें हर मंथली, जैसे हमें पता है कि हर मंथ के नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख को हमें ये पेमेंट कर देने का होता है। टीडीएस का पेमेंट हफ्ता है ना, हमें गवर्नमेंट को हर मंथली देने का होता है। और ये कहाँ पे ज़्यादातर पूछा जाता है, अगर आप उस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, या फिर जहाँ पे वो कंपनी जो है नहीं चीज़ें इक्विपमेंट पे लेती है, जैसे फिक्स असेट वाली कंपनी है, जनरली सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है। बट सपोज कि आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो जिसकी 3-4 जगह पे हेड ऑफिस है और 3-4 जगह पे ब्रांचेस है, तो वहाँ पे मोस्टली यही होगा कि उन लोगों ने वो सारी ऑफिस होगी ना, और रेंट पे लिए होगी। या फिर आप ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर यानी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है जो यानी इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट करती है या फिर दूसरे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। कंपनी के हिसाब से आपको तैयारी करने की होगी। आप सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में 194I पढ़ के जाओगे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा, आपको बस देख लेना है। बट वहाँ पे आपको देखना है प्रोफेशनल फीस के बारे में, वहाँ पे तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, तो वो हेल्प करेगा आपको। अब हम देखते हैं 194H। अब हम देखने वाले हैं कमीशन और ब्रोकरेज। तो उस पर अगर टीडीएस की बात आती है तो वहाँ पे क्या पूछा जाता है, लाइक जनरली आपको पता होना चाहिए कि टीडीएस की लिमिट कितनी है। तो 20,000 की टीडीएस की लिमिट है, यानी अगर एक साल में, एक फिनेंशियल ईयर के अंदर कोई कंपनी 20,000 से ज़्यादा सिंगल पेमेंट या फुल ईयर का पेमेंट 20,000 से ज़्यादा हो रहा है तो उस पर टीडीएस काटना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर डिजिटल कमीशन पेमेंट है, यानी कहीं पर कैसा होता है, जैसे आपको रेजर पे के बारे में पता हो ना, तो आप जब कोई चीज़ खरीदते हो ना रेजर पे के साथ, यानी रेजर पे वहाँ से कमीशन डिडक्ट कर लेता है। यानी आपका सपोज कि आपने कोर्स बनाया और कोर्स बेच रहे हो, तो वहाँ पे कोर्स बेचते वक्त अगर कोई पर्सन बाई कर रहा है ना, तो रेजर पे उस पर्सन के पेमेंट में से कमीशन डिडक्ट कर लेगा ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, यानी जिस बंदे ने कोर्स बनाया है और जिसको बेचा जा रहा है ना, वो पेमेंट करते वक्त ही रेजर पे अपना कमीशन ले लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे आपको ट्रैक रखना पड़ता है कि पूरे साल का टीडीएस कितना हो रहा है। ओके, तो वो डिजिटल कमीशन पेमेंट पे भी ये अप्लाई होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। 5 सेक्शन हमने पढ़े, उसमें आपको ऑलमोस्ट आइडिया आ ही गया होगा कि 4 सेक्शन हमने पढ़े, उसमें आइडिया आ ही गया होगा आपको कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि जो कहाँ पे नहीं काटना है। अगर कोई एम्प्लॉयर है ना, अपनी एम्प्लॉई को कमीशन का पेमेंट कर रहा है, लाइक आप कई बार कैसा होता है कि कोई एम्प्लॉई है ना सर्विस देता है, उस पर कमीशन मिलता है, तो उस कमीशन पे जैसे सेल्स इंसेंटिव है तो एक तरह का कमीशन है, तो उस इंसेंटिव पे वहाँ पे 192 के अंडर काटना है टीडीएस, ना कि यहाँ इस सेक्शन में काटना है 194H के अंदर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसकी लिमिट 20,000 है और 194H और 194I, उसमें दोनों में एक चीज़ क्या है कि अगर आप इंडिविजुअल हो या HUF हो, आप कंपनी नहीं हो, आप एक पर्सन हो। हम जनरली आप कोई कंपनी में काम करते हो, बट क्या होता है कोई CA है या लॉयर है तो वो इंडिविजुअल होते हैं, वो लोग अपने आप प्रोप्राइटरशिप के बेस पे काम करते हैं। या फिर कोई HUF है, तो HUF है और इंडिविजुअल है, तो उनका कैसा है कि अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, पिछले साल में 1 करोड़ से ज़्यादा है, तभी इस तरह के पेमेंट पे वो टीडीएस काटेंगे। अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो टीडीएस नहीं काटना है इस तरह के पेमेंट में। अगर कोई CA है, प्रोफेशनल सर्विस वाला पर्सन है, लॉयर है, तो उसकी जो रिसिप्ट, उसको जो पैसा आ रहा है वो 50 लाख से ज़्यादा है, यानी ऑडिट एप्लीकेबल है उसको, तो काटना है। अगर नहीं है तो नहीं काटना है, यानी 50 लाख से कम है तो ही नहीं काटना है। ये इतना ज़्यादा डीप में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ताकि इंडिविजुअल और HUF के केस में ही होता है। जनरली आप जहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो हमारा पूरा टारगेट होता है कॉर्पोरेट अकाउंटेंट एकेडमी का कि आपको MNC और IT कंपनी में ही हम लगवाए। आपकी प्रिपरेशन उसी पर्सपेक्टिव में कराई जाती है। और इंडिविजुअल और HUF के रिलेटेड आपको पता है, इट्स ओके, बट लाइक इट्स नॉट रिलेवेंट कि आप उस पर पूरा ध्यान दे दो कि वो लिमिट क्या है वो सब कुछ समझने में। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। जनरल एंट्री हम देख लेते हैं। कमीशन एक्सपेंस 20,000, टीडीएस पेएबल हमारी लायबिलिटी है, हमेशा याद रखना 1,000 आएगा, और टू बैंक 19,000। आपको ये एंट्री भी आ गई ना तो वो सामने वाला पर्सन इंप्रेस हो जाएगा आपसे। और इंटरव्यू का हमने साथ में ही कवर कर लिया है।
तो होप सो आपको ये सेक्शन सारे कवर हो गए होंगे, और ज़्यादा डिटेल में भी हम आगे आने वाले TDS का जो कोर्स अगर हम बनाएंगे फिर से एडिशन 2, तो वहाँ पे डिटेल में बनाएंगे। अभी हमने सिर्फ 4 सेक्शन लिए जो इंपॉर्टेंट है और जो रिलेवेंट होते हैं। उसके बाद हम डे 5 आज डे 5 को देख लेंगे। डे 5 में हम ज़्यादातर TDS के साथ GST, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इंटरव्यू में कि GST के साथ TDS किस तरह अप्लाई करना है, उसका कैलकुलेशन, इंटरव्यू क्वेश्चन और सब कुछ देखने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम पूरे 2-3 दिन इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो आप से पूरे सेशन को अटेंड करते जाइए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हम मिलते हैं डे 5 पे।